एपिसोड 1241 से 1244 रीबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय बाद बैंगनी कपड़े वाला व्यक्ति और दक्ष एक दिव्य वन में पहुंचे, जहां पहले से ही कई अन्य लोग बैठे थे। वे साधना का अभ्यास कर रहे थे और उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने भी बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। दक्ष उनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका, इसलिए वे शायद बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ बहुत से लोग आपके गुरु हैं। आप उनसे कभी भी साधना के बारे में सलाह ले सकते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। दक्ष के साथ चलते हुए बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। मास्टर ऋषिकेश, ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष को बड़ा करना चाहता था। सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने उन लोगों को पकड़ लिया था और उनका लक्ष्य उन्हें अपने हितों के लिए मजबूत बनाना था। सभी उम्मीदों के विपरीत दक्ष इस वजह से उत्साहित हो रहा था। यहाँ सभी लोग विंध्याचल से होंगे, लेकिन अब उन्हें सेलेस्टियल धीवर पैलेस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। कितना दुखद है, दक्ष ने सोचा। लेकिन जो लोग आजाद हो सकते थे, उनके अलावा इंपीरियल असैसिन यूनियन द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या पहले से ही भयावह थी। इंपीरियल असैसिन यूनियन ने जितने प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ा था, वो भयावह था। अब से यह वो स्थान है जहां आप साधना का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको किसी सलाह की आवश्यकता हो तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। वे नियम जानते हैं और वे आपको नहीं मारेंगे। हालांकि कुछ लोगों को परेशान होना पसंद नहीं है। भले ही वे आपको नहीं मारेंगे, लेकिन वे आपको अपमानित कर सकते हैं। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। फिर वो तेजी से चला गया और गायब हो गया। दक्ष ने उन लोगों पर नजर डाली जो क्रॉस लेग बैठे थे। फिर झरने के शीर्ष पर जाते समय उसका सिलहूट झिलमिला उठा। उसने नीचे देखा और झरने में किसी को देखा। वो व्यक्ति मुक्का मार रहा था, लेकिन उसकी मुठियां बर्फ के टुकड़ों में बदल गई थी। मास्टर ऋषिकेश एक मजबूत मध्यम स्तर के सम्राट होने चाहिए। वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक होना चाहिए। इसके अलावा यह उनकी छोटी सी दुनिया है और यह सभी प्रकार की साधना का अभ्यास करने के लिए एक शानदार जगह है, दक्ष ने सोचा। फिर वो फिर से आगे बढ़ गया। दक्ष ने एक जगह ढूंढी और साधना का अभ्यास शुरू करने के लिए पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त किया और उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट प्रकट हुई। ये राक्षसी क्षेत्र था। उसके हाथों में एक कांस्य प्लेट प्रकट हुई। यह वह प्लेट थी जिसे उसने बफर जोन में खरीदा था। दक्ष ने उस प्लेट को उस क्षेत्र में रख दिया और एक चमक में रोशनी चमक उठी। कांस्य प्लेट एक प्रकाश में बदल गई, जिसने एक विशाल इमारत का निर्माण किया। दक्ष अचंभित रह गया। उसकी मार्शल स्पिरिट ने कांस्य प्लेट को उसके वास्तविक रूप में बदलने की अनुमति दी। अनंत काल तक, दक्ष ने सोचा। दरअसल बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि वो वस्तु इम्मॉर्टल्स अनंत गुफा से आई है, लेकिन वो स्थान इम्मॉर्टल्स अनंत गुफा नहीं थी। यह एक अनंत आकाशीय महल था। हालांकि महल में कुछ भी दिलचस्प नहीं है, यह उपयोगी नहीं लगता, दक्ष ने सोचा। फिर उसने इसे दूर रख दिया। रोशनी गायब हो गई और दक्ष ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। बाहरी दुनिया में काफी समय बीतने के बाद दक्ष ने फिर से अपनी आंखें खोली। ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्र। एक सपना जागरूकता के लिए बनाया गया है और जागरूकता एक सपने में 1000 साल तक भटकती है। दक्ष फुसफुसाया। उसने एक सपना भाग्य बीज निकाला। बेशक वह ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। उसने बस इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसकी महान सपने की ताकत का अध्ययन किया। इसने उसे एक एहसास दिलाया जैसे वो ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहता था। ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शस्त्र और 3 जीवन प्राचीन शास्त्र दोनों ही इस मायने में समान थे कि वे प्राचीन शस्त्र थे। दक्ष को राक्षसी साधना पसंद थी और वो अन्य प्रकार की ऊर्जा को जानता था। इस बार वो ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अब तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। आमतौर पर बड़े और शक्तिशाली समूहों में लोग कौशल और तकनीकों का अध्ययन करते हैं जो उन्हें शक्तिशाली हमले करने की अनुमति देते हैं, लेकिन ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों ने योद्धाओं के लिए सहायक के रूप में अधिक काम किया। दक्ष द्वारा ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने का कारण स्वयं को 3 जीवन शास्त्रों के लिए तैयार करना था। धीरे धीरे दक्ष एक गहरी ध्यान अवस्था में चला गया। भले ही प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन पलक झपकते ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन दक्ष के स्तर पर प्राचीन शास्त्रों को सीखने में दक्ष को इतना समय नहीं लगा। आधे दिन बाद वो पहले से ही सपने देखना और उस सपने में अध्ययन करना शुरू कर सकता था। स्वप्न में अध्ययन करने का लाभ ये था कि वो ध्यान केंद्रित कर सकता था। स्वप्न में सब कुछ एक भ्रम था, लेकिन दूसरी ओर वह वास्तव में साधना का अभ्यास कर रहा था और मजबूत बन रहा था। 3 दिन बाद दक्ष ने साधना करना बंद कर दिया और झरने के पास चला गया। जो व्यक्ति पहले वहां था, उसने दक्ष को आते देखा, इसलिए उसने अपना सिर उठाया। अचानक एक विशाल हाथ दक्ष की ओर बढ़ा। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कितनी डरावनी है, दक्ष ने सोचा। उसने बल को संघनित किया और राक्षसी ऊर्जा छोड़ते हुए आगे की ओर कूद गया। फिर मुंह के टकराए। कुछ चटकने की आवाज के साथ दोनों मुट्ठियां टूट गई। हालांकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं मजबूत थी, लेकिन दुश्मन ने बिना ज्यादा सोचे समझे हमला कर दिया था, इसलिए दक्ष ने ऊर्जाएं तोड़ दी।
आप एक राक्षसी योद्धा हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। योद्धा ने दक्ष से कहा। दक्ष आगे बढ़ा और बोला, मास्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कृपया मुझे ऐसी शक्ति से दबाएं जो 700, फिर 800, फिर 900 और फिर 1000 से गुना हो। क्या आप निश्चित हैं? योद्धा ने पूछा। मैं निश्चित हूं, धन्यवाद मास्टर। दक्ष ने कहा। वो योद्धा एक सम्राट था। सम्राट द्वारा बल छोड़ने से पहले दक्ष झरने में क्रॉस लेग करके बैठ गया। हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने शांति और स्थिरता से बल को देखा। दिलचस्प, नदी सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आश्चर्यचकित था, इसलिए उसने अपनी शक्ति की तीव्रता बढ़ा दी। दक्ष कराह उठा, लेकिन अभी भी बैठा था। वो शांत रहा, जैसे कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। 800, 900 और फिर 1000 गुना ताकत उसके शरीर पर टूट पड़ी। दक्ष को लगा कि उसका दम घुटने वाला है, लेकिन वो पहाड़ की तरह स्थिर रहा। क्या मुझे जारी रखना चाहिए? नदी सम्राट ने पूछा। वह जानता था कि दक्ष इतने कम समय में बहुत कुछ नहीं सीख सकता। सेलेस्टियल वाल्स मैनर में लोगों ने बल को जल्दी से इसलिए सीखा क्योंकि वहां अलग अलग बलों वाली 8 दीवारें थी। इस तरह कोई भी योद्धा अपनी इच्छा अनुसार दबाव बदलने के लिए दीवार से दीवार तक जा सकता था। किसी और की मदद से यह अधिक कठिन था क्योंकि वे नहीं जान सकते थे कि उन्हें तीव्रता कब बदलनी है। ये ठीक है, धन्यवाद मास्टर, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और चला गया। दक्ष उस स्थान पर वापस गया जहां वह साधना का अभ्यास कर रहा था और अधिक स्वप्न शक्ति जारी की। दक्ष लेट गया, फिर उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया और सो गया। दक्ष को सपना आने लगा कि नदी सम्राट उस पर बलपूर्वक अत्याचार कर रहा है, उसके शरीर पर लगातार हमला कर रहा है। अगर नदी सम्राट को पता होता कि दक्ष क्या कर रहा है, तो वो बेहद हैरान होता। उसने सोचा कि दक्ष को उसकी मदद से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में दक्ष को लगातार अभ्यास करने के लिए एक सपना बनाने में उसकी मदद की जरूरत थी। सपने में बल का अध्ययन करना बाहरी दुनिया में ऐसा करने से कम कठिन था। दक्ष ने अपने सपने में इसका अध्ययन करके आराम महसूस किया। कुछ दिनों बाद दक्ष के सामने एक छाया आकृति प्रकट हुई, लेकिन दक्ष ने उस व्यक्ति को नहीं देखा क्योंकि वो अभी भी सपना देख रहा था। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। इस समय दक्ष धीरे धीरे सांस ले रहा था। वो शांत और शांतिपूर्ण दिख रहा था। उसके आसपास कोई ऊर्जा नहीं थी और बाहरी दुनिया का उस पर कोई असर नहीं था। वह साधना का अभ्यास नहीं कर सकता था। वो सो रहा था। वो बहुत शांति से सो रहा था। बैंगनी कपड़ों वाला व्यक्ति इस बात से नाखुश दिख रहा था। दक्ष, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। दक्ष अचानक जाग गया। अपनी ताकत के साथ वो केवल निम्न स्तर के सपने बना सकता था जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। मास्टर, दक्ष ने खड़े होकर कहा। सपने में साधना का अभ्यास करते समय उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। यह एक समस्या होगी। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने दक्ष को नाखुश होकर देखा और कहा, मेरे साथ आओ। दक्ष ने बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति का पीछा किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बैंगनी कपड़े वाला व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है। उसे और मजबूत बनने की जरूरत थी। वह अपने सपने में और मजबूत बन सकता था और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। यह इस तथ्य को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका था कि वो मजबूत हो रहा था। इस तरह वो और भी अधिक समय हासिल कर सकता था। बैंगनी कपड़ों वाला व्यक्ति दक्ष को दिव्य वन में ले गया जहां वे पिछली बार थे। बाकी लोग भी वहां इकट्ठे हुए थे। इस बार हम बफर जोन में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास करने के लिए काम है। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने दक्ष से कहा। बाकी लोगों को पहले से ही इस बारे में पता था क्योंकि दक्ष वहां पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति था। चलो चले, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। फिर समूह उड़ने लगा और जंगल से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद बैंगनी कपड़े वाला व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया और गायब हो गया। वो पेड़ इस छोटी सी दुनिया का निकास द्वार है। दक्ष ने सोचा, उस समय अग्निर्थ ने जो छोटी सी दुनिया बनाई थी उसमें निकास के लिए एक पेड़ था और फिर क्लॉसिक फॉरेस्ट में वो पेड़ था। दक्ष और बाकी लोग पेड़ के अंदर चले गए और बाहरी दुनिया में दिखाई दिए। उनके पीछे एक पेड़ था। यह इतना सामान्य लग रहा था कि यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह एक छोटी सी दुनिया की ओर जाता है। अमोल भी वहां था। वो दक्ष के पास गया और उसे उपहासपूर्ण ढंग से देखा। वो खुश दिख रहा था क्योंकि दीपांशी ने उसे धोखा दिया था और उसके बाद दक्ष उनका गुलाम बन गया था। क्या तुम्हें दीपांशी पसंद है? अमोल ने दक्ष से उदासीनता से पूछा। ईमानदारी से कहो, तुम्हें उसके आदेश मानने होंगे, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और फिर अमोल से कहा, वास्तव में। अमोल को यकीन था कि दक्ष को दीपांशी पसंद है, इसलिए दक्ष को वही करना पड़ा जो अमोल सोचता था। जवाब देते समय आपको मेरी आंखों में देखना चाहिए और आपको मुझे मास्टर कहना चाहिए। अमोल ने कहा, मास्टर, मुझे दीपांशी वाकई पसंद है। दक्ष ने अमोल को झुककर प्रणाम करते हुए कहा। जब उसका सिर नीचे था तो दक्ष बेहद नाराज दिख रहा था। बेशक ये सिर्फ उस समय था जब उसने अपना सिर नीचे किया था। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो वो फिर से उदासीन दिख रहा था। अमोल ने दक्ष को देखा और खुशी से मुस्कुराया। उसे दक्ष को इस तरह से अपने अधीन होते देखना बहुत अच्छा लगा।
मैं तुम्हें कभी उसकी खूबसूरती का आनंद लेने दूंगा। अमोल ने हंसते हुए कहा। फिर वह पलटा और खुद से बात करते हुए कहा, भले ही वो बैंगनी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो सेलिस्टियल धीवर पैलेस के गुलामों में से एक है। दीपांशी, तुम्हें निश्चित रूप से अपने विकल्पों पर पछतावा होगा। चलो चले, समूह के नेता ने कहा। दक्ष ने उसे पहले ही छोटी दुनिया में देखा था। यह एक मध्यम स्तर का सम्राट था। 9 quadrillion 92 trillion 504 billion 202 million 882,737 कोट समूह हवा में ऊपर उठा और बफर जोन की ओर उड़ गया। जल्द ही 9 महान दिव्य महल छोटी दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर देंगे। जिस स्थान पर वे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे वो बफर जोन में था। अन्य महल भी आ रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो दक्ष ने देखा कि वहां पहले की तुलना में कहीं अधिक लोग थे। मास्टर, हम छोटी दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? दक्ष ने बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति से पूछा। इसी समय वे एक शानदार महल में उतरे। 50 साल से कम उम्र के युवाओं के बीच एक प्रतियोगिता होगी। 3 समूह जिनके युवा सबसे मजबूत हैं, वे छोटी दुनिया पर नियंत्रण हासिल करते हैं। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। हर कोई पहले से ही यह जानता था। वे नेताओं को लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे एक महान और दुखद युद्ध नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके नेता भी अपना सम्मान खो दें। इसलिए नियम बहुत पहले से निर्धारित किया गया था। ड्रैगन रिज माउंटेन ने इस आयोजन का प्रबंध किया। दक्ष ने अमोल और उसके बगल में खड़े लोगों पर नजर डाली। वे लोग सेलिस्टियल धीवर पैलेस के मुख्य शिष्य लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लोग लड़ने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए वहां थे कि सब कुछ बिना किसी समस्या के हो जाए। दक्ष, आपको अमोल क्या करता है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर ऋषिकेश आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। साधना का अभ्यास करें और सम्राट बने, फिर मास्टर ऋषिकेश का अनुसरण करें, और भविष्य में आपको सेलिस्टियल धीवर पैलेस में अमोल की तुलना में उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त होगा। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर। दक्ष ने विनम्रता से कहा। अंदर से वो खुश नहीं था। अगर उसे वास्तव में नियंत्रित किया गया होता, और भले ही वो ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ देता, तो ये बेकार होता। उसे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उसे साधना का अभ्यास करना है। दक्ष पहले से ही यह जानता था। लेकिन सम्राट बनने के बाद उसका लक्ष्य मास्टर ऋषिकेश की सेवा करना नहीं था, बल्कि उसे मारना था। कुछ देर बाद किसी ने भीड़ का स्वागत किया। ये सेलिस्टियल धीवर पैलेस का एक सम्राट था, रमाकांत। रमाकांत उनके पास गया। उसने दक्ष को देखा और बैंगनी कपड़े वाले सम्राट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति को मैं मास्टर ऋषिकेश के पास लाया हूं, वो बुरा नहीं है ना? धन्यवाद, रमाकांत, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, रमाकांत, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो। जब तक मास्टर ऋषिकेश संतुष्ट है, तब तक मैं खुश हूं। उसने दक्ष को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी जल्दी बैंगनी कपड़े मिल जाएंगे। धन्यवाद, रमाकांत, दक्ष ने कहा। ठीक है, सभी मेरे सामने इकट्ठा हो जाओ। सबसे पहले आपको एक दिन आराम करने की जरूरत है। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो सभी को एक हॉल में ले गया, जहां दक्ष ने कई खूबसूरत महिलाओं को इंतजार करते देखा। दक्ष, वे सभी खूबसूरत महिलाएं देवियां हैं और वे सभी कुंवारी हैं। हर 10,000 साल में जब हम छोटी दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो देवियां परिचारिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। अपनी पसंद की लड़की ढूंढो और वो तुम्हारी अनुरक्षक बनेगी। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। दक्ष उत्साहित नहीं था, वो गुस्से में था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि दीपांशी क्यों डर गई थी जब उसने गेट पर सैनिकों को देखा था। देवियों को कोई आजादी नहीं थी। उनका जीवन उन लोगों के हाथों में था। आमतौर पर उनका जीवन इतना दुखद नहीं था, लेकिन कभी कभी उन्हें अनुरक्षक के रूप में काम करना पड़ता था। दीपांशी वहां है या नहीं? दक्ष ने भीड़ की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। रात में, इस रात हर जगह मोमबत्तियां रखी हुई थी। दक्ष सो रहा था और साधना करते हुए सपने देख रहा था। बैंगनी कपड़ों वाला व्यक्ति हवा में उठा और अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करके दक्ष के कमरे का निरीक्षण किया। वो देखना चाहता था कि दक्ष साधना कर रहा है या नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष फिर से सो रहा है, तो उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव प्रकट हुआ। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और खर्राटे ले रहा था। वो क्रोधित था। उसने उसे कई बार साधना का अभ्यास करने के लिए कहा था कि उसे ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ना होगा, और वो किसी दिन अमोल से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरे दिन जो लोग नियंत्रित थे, उन्हें साधना का अभ्यास करना था, लेकिन दक्ष सोता रहा। हालांकि बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने उसे नहीं जगाया। वो देखना चाहता था कि दक्ष कितनी देर तक सोता है। लेकिन दक्ष की सोने की क्षमता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि दक्ष लगातार 10 दिनों तक सोता रहा। बाहर शक्तिशाली योद्धा इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं था। 10वें दिन बैंगनी कपड़ों वाला व्यक्ति दक्ष को अब और सोने नहीं दे सका। वो गुस्से में दक्ष के कमरे में घुस गया।
उसे जगाओ, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने एक देवी से कहा। देवी ने सिर हिलाया और दक्ष के कमरे में प्रवेश किया। मास्टर, देवी ने कहा, लेकिन दक्ष ने कोई हरकत नहीं की। वो हैरान थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से कहा, मास्टर। बूम! देवी अचानक दूर चली गई और दीवार से टकरा गई, जिससे उसका एक टुकड़ा टूट गया। फिर वो जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। क्या हो रहा है? बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वो लड़की के पास गया। लड़की ने कहा, मास्टर, जब उसने दक्ष की बाह को छुआ तो उसे ऐसा लगा कि एक भयानक शक्ति उस पर हमला कर रही है। अगर वो थोड़ी कमजोर होती तो मर जाती। मुझे माफ करना, मास्टर, मैं बहुत देर तक सोता रहा। दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। उसने कहा, जब मैं सोता हूं तो मुझे लोगों द्वारा मेरे शरीर को छूने की आदत नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मैं सोते समय साधना का अभ्यास करना चाहता हूं तो मुझे अगली बार सावधान रहना होगा। दक्ष ने सोचा, बैंगनी कपड़ों वाला सम्राट खुश नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है कि तुम बहुत देर तक सोए रहे, बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने दुखी होकर कहा। उसने कहा, प्रतियोगिता शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है। जी, मास्टर, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह सम्राट के साथ चला गया। वे रमाकांत के महल से निकले और थोड़े समय बाद वे सार्वजनिक चौक पर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि यह विशेष रूप से लड़ाइयों के लिए बनाया गया था। लोगों के लिए लड़ाई देखने के लिए 9 ब्लीचर्स थे। ब्लीचर्स पर सीटों के अलावा लोग लड़ाई देखने के लिए किनारे पर भी खड़े हो सकते थे। इस समय वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। ये लड़ाइयां हर 10,000 साल में होती थी, इसलिए जाहिर है लोग उन्हें मिस नहीं करना चाहते थे। छोटी दुनिया की तरह बड़ी दुनिया के लोग भी युद्ध के मंचों का उपयोग करना पसंद करते हैं। दक्ष ने विशाल युद्ध के मंचों पर नजर डालते हुए सोचा। दक्ष बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति के पीछे चला गया। बाकी सभी लोग पहले से ही इकट्ठे थे। कुछ लोग जो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लिए लड़ने जा रहे थे, वे भी वहां थे। ब्लीचर्स में एक विशाल कड़ाही थी, जिसका उपयोग उनके पूर्वजों के लिए बलिदान करने के लिए किया जाता था। वे पहले से ही कुछ दिनों से इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें साधना का अभ्यास करने के लिए कहा था, लेकिन अंत में तुम बस सो गए। तुम अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हो और मास्टर ऋषिकेश को अपमानित कर रहे हो, जो तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने दक्ष को डांटते हुए कहा। मुझे अपनी गलतियों के लिए खेद है, दक्ष ने शांति से कहा। हालांकि वो अंदर से खुश था। जो लोग उसे नियंत्रित करते थे, उन्हें उम्मीद थी कि वो और मजबूत हो जाएगा। हालांकि अगर वो और मजबूत हो गया तो वो बर्बाद हो सकता था। ठीक है, हम इन दिनों यहीं रह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अविश्वसनीय लोग हों, इसलिए लापरवाही से बात ना करें। आपका जीवन सेलेस्टियल धीवर पैलेस का है, इसलिए आप वहां जाकर परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। बेशक, अगर कोई आकर परेशानी खड़ी करता है तो बस मेरे आदेशों का पालन करें। बैंगनी कपड़े वाले सम्राट ने कहा। वो दक्ष के बारे में थोड़ा चिंतित लग रहा था। वो पूरे समय सोता रहा। अगर दक्ष पूरे समय सोता रहा तो वे उसे छोड़ देने के बाद केवल खुद को ही दोषी ठहराएंगे। जी, मास्टर, दक्ष ने कहा। फिर वो ब्लीचर्स के पास गया और क्रॉस लेग करके बैठ गया। वो तुरंत फिर से सपने देखने लगा। बैंगनी कपड़े वाला सम्राट आश्चर्यचकित था। उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष साधना कर रहा था या सो रहा था। क्या वो कुछ छिपा रहा था? दक्ष के पास इस समय कोई ऊर्जा नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा था। इसे भूल जाओ, वो इन दिनों जो चाहे कर सकता है। कुछ समय बाद मैं उसकी साधना की जांच करूंगा और जानूंगा कि वो साधना कर रहा था या नहीं। बैंगनी कपड़े वाले सम्राट ने सोचा। फिर उसने दक्ष को नजरअंदाज कर दिया। इस समय सेलेस्टियल धीवर पैलेस के किनारे बैंगनी कपड़े वाला सम्राट गंभीर दिख रहा था। उसने दूर से देखा कि कुछ लोग आ रहे थे। वे सभी राजकुमारों की तरह दिख रहे थे, आत्मविश्वास से भरे, सहज और असाधारण। दक्ष, उठो! दक्ष के दिमाग में एक आवाज आई। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस के सभी सदस्य दूर तक देख रहे थे। दक्ष ने उन्हें देखा और वे वाकई असाधारण लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती और आकाश के साथ एक हो। वे सिर्फ 30 साल के लग रहे थे, लेकिन वे सभी सम्राट थे। बेशक, दक्ष जानता था कि वे शायद बड़े थे। स्वागत है, ड्रैगन रिज माउंटेन से आए अद्भुत लोगों। बैंगनी कपड़े वाले सम्राट और रमाकांत ने उन लोगों के सामने विनम्रता से झुकते हुए कहा। दक्ष और अन्य लोगों ने भी उनके सामने झुककर प्रणाम किया। ड्रैगन रिज माउंटेन के योद्धा, दक्ष ने सोचा। वे सभी युवा लोग ड्रैगन रिज माउंटेन के योद्धा थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बैंगनी कपड़े वाला सम्राट और रमाकांत इतने विनम्र व्यवहार कर रहे थे। यह अमोल है ना? उन युवकों में से एक ने कहा, जो अमोल को देखकर मुस्कुरा रहा था। चाचा तनवीर, यह मैं हूं। अमोल ने तनवीर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भरी हुई थीं। तनवीर उसके चाचा थे और वे ड्रैगन रिज माउंटेन के योद्धा बन गए थे। भविष्य में वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस के नेताओं में से एक बन जाएंगे। बुरा नहीं है,
इस बार सेलेस्टियल धीवर पैलेस के कई अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महान योद्धा होगा। हमें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो और शायद तुम भी ड्रैगन रिज माउंटेन के योद्धा बन जाओ। एक छोटी चिड़िया ड्रैगन में शामिल हो जाएगी। तनवीर ने अमोल के कंधे को थपथपाते हुए कहा। फिर उसने धीवर परिवार के अन्य योद्धाओं को देखा और कहा, हमें दिखाने के लिए बहुत प्रयास करो कि तुम कितने मजबूत हो। भले ही तुम में से कई लोगों का पारिवारिक नाम धीवर न हो, लेकिन सेलेस्टियल धीवर पैलेस में तुम उनके परिवार का हिस्सा हो। इसके अलावा ड्रैगन रिज माउंटेन को तुम्हारे पारिवारिक नाम की परवाह नहीं है, उनके लिए केवल ताकत और प्रतिभा मायने रखती है। जी मास्टर, सभी ने झुककर कहा। 503,473 पिन। इसके कुछ समय बाद ड्रैगन रिज माउंटेन से सभी योद्धा आ गए। तनवीर के साथ आए लोग वे थे जिनसे उसने ड्रैगन रिज माउंटेन में दोस्ती की थी। ड्रैगन रिज माउंटेन का हिस्सा बनने वाले युवा लोग न केवल प्रतिभाशाली थे बल्कि भाग्यशाली भी थे। अन्य 9 महान दिव्य महलों से भी लोग आए। इसके अलावा ड्रैगन रिज माउंटेन के लोगों में से कई 9 महान दिव्य महलों से थे। हालांकि उनमें से कुछ का ड्रैगन रिज माउंटेन में बहुत उच्च सामाजिक दर्जा था। 9 महान दिव्य महल इस प्रकार थे: सेलेस्टियल धीवर पैलेस, सेलेस्टियल नागल पैलेस, सेलेस्टियल वर्धन पैलेस, एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस, सेलेस्टियल समर पैलेस, सेलेस्टियल पैलेस ऑफ फिनिशिंग थंडर्स, ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेश, मेडिसिनल किंग्स पैलेस और सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन पैलेस। 9 महान दिव्य महल ड्रैगन रिज माउंटेन के क्षेत्र में स्थित थे। अमोल, ड्रैगन रिज माउंटेन से और भी ताकतवर योद्धा जल्द ही आएंगे। तुम मेरे साथ उनसे मिलने आओगे और जब समय आएगा तो तुम उन्हें दिखाओगे कि तुम कितने ताकतवर हो। तनवीर ने अमोल से कहा। अमोल अचानक खुश हो गया। उसने झुककर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। इधर दक्ष मंच के बगल में खड़ा था। उसने भीड़ पर नजर डाली और सोचा, केवल 9 महान दिव्य महल अभिनेता नहीं है, ड्रैगन रिज माउंटेन भी एक भूमिका निभाता है। प्रतियोगिता के अलावा 9 महान दिव्य महल अपने शिष्यों को ड्रैगन रिज माउंटेन पर भेजने के अवसर भी तलाशेंगे। हर जगह लोग थे। दक्ष ने कई लोगों को देखा जिन्हें वह जानता था। सेलेस्टियल नागल पैलेस की तरफ उसने उपेंद्र को देखा। एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस की तरफ उसने वृषंत को देखा। सेलेस्टियल समर पैलेस की तरफ उसने असाधारण प्रणिल को देखा। सेलेस्टियल पैलेस ऑफ फिनिशिंग थंडर्स की तरफ उसने दूत को देखा। सेलेस्टियल ट्रांसपोर्टेशन पैलेस की तरफ उसने अत्विक को देखा। ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस की तरफ उसने लक्षित और नीरज को देखा। वे सभी लोग 9 महान दिव्य महलों से आए युवा योद्धा थे, इसलिए वे साधना का अभ्यास करने के लिए छोटी दुनिया में गए थे। अब ये समझ में आया कि विंध्याचल में वे सभी अच्छे दोस्त नहीं थे। अगर उनके बुजुर्गों के बीच संघर्ष था तो उनके बीच भी संघर्ष था। दक्ष ने सेलेस्टियल नागल पैलेस को देखा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसे वह जानता हो। दक्ष ने सम्राट अजिंक्य को देखा, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोगों को देख रहे थे। जब उन्होंने दक्ष को देखा तो वह अविश्वसनीय रूप से दुखी लग रहे थे। उन्होंने विशाल, नवीन, युवंश और भव्यांश को भी देखा। वे सभी खाली दिख रहे थे क्योंकि वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस की तरफ खड़े थे। ये सब मेरी गलती है, सम्राट अजिंक्य ने सोचा। उनका दिल दुख रहा था क्योंकि वे दोषी महसूस कर रहे थे, खासकर दक्ष के लिए। दक्ष उन्हें बचाना चाहता था क्योंकि वे घायल थे। कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छा गए और लोगों का एक समूह दिखाई दिया। समूह का नेता अविश्वसनीय लग रहा था। वह नीले हरे कमल पर सवार था और उसके पीछे 2 मजबूत योद्धा खड़े थे। सम्राट वेदांत यहाँ है, उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने कहा। उन लोगों में से एक ड्रैगन रिज माउंटेन से एक मजबूत योद्धा था, सम्राट वेदांत। 9 महान दिव्य महलों और ड्रैगन रिज माउंटेन के सभी शक्तिशाली योद्धा सम्राट वेदांत के पक्ष में खड़े हो गए। मैंने सुना है कि सम्राट वेदांत अब एक उच्च स्तरीय सम्राट है, जिसका अर्थ है कि उनकी ताकत अथाह है। ड्रैगन रिज माउंटेन में उनका सामाजिक दर्जा बहुत ऊंचा है। भीड़ में से किसी ने किसी और से कहा, सम्राट वेदांत के बगल में ये लोग कौन है? ड्रैगन रिज माउंटेन से आया अविश्वसनीय योद्धा? भीड़ में से कुछ लोगों ने सोचा। उनमें से एक ने काले कपड़े पहने हुए थे और रहस्यमय लग रहा था। वो बस सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था। लोग उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे, भले ही वो सम्राट वेदांत के बगल में ना हो। इसके अलावा वो सम्राट वेदांत के बगल में खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो शायद सम्राट वेदांत जितना ही शक्तिशाली था। उन्हें बस यह नहीं पता था कि वो ड्रैगन रिज माउंटेन से था या नहीं। अमोल, मेरे साथ आओ। इस समय तनवीर ने हवा में उठते हुए कहा। वे केंद्र में नए लोगों की ओर उड़े। तनवीर और अमोल अकेले नहीं थे। 9 महान दिव्य महलों के अन्य योद्धा, जो ड्रैगन रिज माउंटेन के योद्धा थे, वे भी हवा में उठे और सम्राट वेदांत की ओर उड़े। स्वागत है मास्टर, भीड़ ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। ड्रैगन रिज माउंटेन में सम्राट वेदांत पद अनुक्रम में उच्च स्थान पर थे। सम्राट वेदांत ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट वेदांत, विहान आपका शिष्य है, क्या वो आज्ञाकारी है?
सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के एक सम्राट ने मुस्कुराते हुए सम्राट वेदांत से पूछा। भीड़ गुस्से में दिख रही थी क्योंकि सम्राट वेदांत विहान के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और उसे अपना शिष्य बना लिया था। हाल ही में सेलेस्टियल वर्धन पैलेस का प्रभाव और भी बढ़ गया था। विहान बहुत प्रतिभाशाली है, मुझे यकीन है कि उसका भविष्य उज्जवल है। सम्राट वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर, अब मैं चिंता नहीं करूंगा। सम्राट ने झुककर कहा, धन्यवाद मास्टर, अब मैं चिंता नहीं करूंगा। सम्राट ने झुककर कहा। वो अपने पीछे खड़े विहान की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, विहान, आपने सम्राट वेदांत को अभी तक सेलेस्टियल वर्धन पैलेस में आने के लिए क्यों नहीं बुलाया? विहान करीब आया और कहा, मास्टर, कृपया करें। ठीक है, सम्राट वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति की ओर देखा और कहा, सम्राट अगस्त्य, कृपया। काले कपड़ों वाला व्यक्ति चुप रहा और सम्राट वेदांत के पीछे पीछे चला गया। वे सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के लोगों की दिशा में उड़ गए। किसी और को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। सम्राट अगस्त्य कौन है? वीर ने सोचा। सम्राट वेदांत उसके प्रति अत्यंत विनम्र थे, तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? तनवीर वापस सेलेस्टियल धीवर पैलेस में गया और अमोल से कहा, क्या तुमने वो देखा? सेलेस्टियल वर्धन पैलेस में विहान है। आजकल ड्रैगन रिज माउंटेन के भीतर सेलेस्टियल वर्धन पैलेस का एक अलग स्थान है। इस अवसर को मत चूको और सम्राट वेदांत का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करो। इधर सम्राट वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट अगस्त्य, आप मेरे युवा लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? सम्राट अगस्त की आंखें चमक रही थीं। उसने युवा लोगों पर नजर डाली और जब उसने सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोगों को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए उसने कहा, बुरा नहीं है। सम्राट वेदांत आश्चर्यचकित थे। सम्राट अगस्त्य अब तक मुस्कुराए नहीं थे। इस समय सेलेस्टियल धीवर पैलेस की तरफ दक्ष कांप उठा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। फिर बैंगनी कपड़े वाले सम्राट निवेद ने कहा, अब समय आ गया है, चलो अपने पूर्वजों के लिए बलिदान चढ़ाएं। जी मास्टर, उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस की कड़ाही के पास गया और एक ध्वनि गूंज उठी। जो महिलाएं बाहर निकली उनके फिगर अविश्वसनीय थे, खासकर वे जो पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थीं। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के किनारे एक सुंदर देवी थी। वो बहुत गोरी थी और बहुत ही आकर्षक लग रही थी। विभिन्न महलों की सभी देवियां प्रकट हुई। भीड़ ने सोचा, सेलेस्टियल धीवर पैलेस की देवी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। वो और भी अधिक आकर्षक लग रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुखौटा था। दक्ष ने उस देवी को उदासीनता से देखा जो कड़ाही के सामने नाच रही थी। तथ्य ये है कि उसने एक मुखौटा पहना हुआ था जिससे वो और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। वो सुंदर है ना? दक्ष के दिमाग में एक आवाज आई। यह अमोल था जो टेलीपैथी का उपयोग कर रहा था। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और याद किया कि अमोल ने क्या कहा था। वो उसे बाद में उसकी सुंदरता दिखाएगा। क्या इसका मतलब ये था कि? दक्ष अचानक क्रोधित हो गया। उसने सभी देवियों को देखा और फिर सेलेस्टियल धीवर पैलेस की देवी को फिर से देखा। सुंदर शरीर, सुंदर लंबे बाल। ये दीपांशी है, दक्ष ने सोचा। उसे पूर्वजों की पुजारिन चुना गया था। अंत में 3 ध्वनियां गूंजी और धीवर परिवार के सदस्य खड़े हो गए। सभी देवियां पीछे हट गई और ब्लीचर्स के सामने खड़ी हो गई। अपने मुखौटे उतारो, अमोल ने कहा। लड़कियों ने एक के बाद एक अपने मुखौटे उतार दिए। समूह की नेता दीपांशी थी। दीपांशी ने दक्ष को देखा। उसे लगा कि दक्ष भी उसके जैसा ही है। उसने भी अपनी आजादी खो दी है। चाचा, गुरुजनों, मैंने उन लड़कियों को खुद चुना है। क्या आपको वे पसंद है? अमोल ने शांति से पूछा। साधना की दुनिया में कोई आम बात नहीं थी। लोग आमतौर पर साधना का अभ्यास करने में समय बिताते थे। हालांकि कभी कभी योद्धा कुछ शारीरिक सुखों का आनंद लेते थे। तनवीर ने सोचा कि वो लड़कियां वास्तव में बुरी नहीं थी। उसके बगल में खड़े मजबूत योद्धा भी संतुष्ट दिखे। तनवीर ने दीपांशी को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा, उस लड़की का नाम दीपांशी है, अमोल ने कहा। ठीक है, मुझे वो पसंद है, तनवीर ने कहा। दीपांशी ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। फिर अमोल ने दीपांशी को ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। जब उसने उसे चुना था तो वह मना नहीं कर सकती थी। अब वो उसका खिलौना होगी, केवल उसे खुश करने के लिए। हालांकि दक्ष ने मुड़कर तनवीर से कहा, मास्टर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ओह, तनवीर ने कहा। तनवीर ने दक्ष की ओर देखा। वह सेलेस्टियल धीवर पैलेस से था और उसने बैंगनी कपड़े पहने हुए थे, जिसका मतलब था कि वह एक छोटी दुनिया से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दक्ष, बैंगनी कपड़े वाले सम्राट ने कहा। दक्ष के साथ क्या हो रहा था? मास्टर, मैं ड्रैगन रिज माउंटेन से मास्टर के लिए कुछ कहना चाहता हूं ताकि वो नाराज ना हो, दक्ष ने बैंगनी कपड़े वाले सम्राट से कहा। फिर उसने तनवीर को देखा और कहा, मास्टर, सेलेस्टियल धीवर पैलेस की सेवा करने से पहले मैं रेगिस्तान में एक छोटे से कबीले में छुपा हुआ था। उसने मुझे सेलेस्टियल धीवर पैलेस से बचाया।
मैं कुछ समय तक उसके कबीले में रहा और वास्तव में उसके साथ किया। उस समय अमोल उसे पसंद करता था, इसलिए वो उसके विश्वासघात के बारे में जानने के बाद परेशान हो गया और उसे भाग लेने के लिए मजबूर किया। तनवीर ने भौहें सिकोड़ी, वो गुस्से में दिख रहा था। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि दीपांशी कुंवारी नहीं थी और अमोल उसे बेवकूफ बना रहा था। 9 quadrillion 92 trillion 504 billion 217 million 752,020 कोड। अमोल अचानक ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गईं। वो दक्ष और दीपांशी को घूर रहा था। अमोल ने कहा, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? मैं कुछ समय तक उसके साथ रहा, इसलिए बेशक हमने ऐसा किया। दक्ष ने शांति से कहा। दीपांशी ने आश्चर्य से दक्ष को देखा। दक्ष को नियंत्रित नहीं किया जा रहा था। वास्तव में मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, दीपांशी ने तनवीर के सामने झुकते हुए कहा। चाचा, मुझे नहीं पता था कि वह एक फूहड़ थी जिसने सेलेस्टियल धीवर पैलेस के नियमों का उल्लंघन करने का साहस किया। अमोल ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, बस उसे जाने दो। तनवीर ने कहा, उसे इतनी छोटी सी बात से कोई एतराज नहीं था। दीपांशी, तुम बस इंतजार करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, अमोल ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन दक्ष ने फिर से कहा, मास्टर। बैंगनी कपड़े वाले सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। दक्ष अजीब व्यवहार कर रहा था। मास्टर, चूंकि वो मेरी महिला है, इसलिए कृपया उसे मुझे दे दीजिए, दक्ष ने बैंगनी कपड़े वाले सम्राट से कहा। बैंगनी कपड़े वाला सम्राट भौचक्का रह गया। वो अवाक था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। दक्ष उनके नियंत्रण में था और मास्टर ऋषिकेश भी उसके बारे में बहुत सोचते थे। अमोल के पास धीवर परिवार का खून था, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति बैंगनी कपड़े वाले सम्राट जितनी ऊंची नहीं थी। सपने देखो, उसे सजा मिलेगी। उसने आखिरकार नियमों का उल्लंघन किया है, अमोल ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसा कहने के बाद उसने महसूस किया कि एक भयानक मृत्यु ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया है। टैप। दक्ष धीरे धीरे अमोल की ओर चला। जमीन हिलने लगी और अमोल का दिल तेजी से धड़कने लगा। दक्ष, बैंगनी कपड़े वाले सम्राट ने कहा। दक्ष के साथ क्या हो रहा था? वो पूरे समय सो रहा था और अब वो अमोल पर हमला करना चाहता था। मास्टर, मैंने मास्टर ऋषिकेश के आदेशों का पालन किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अमोल की बात सुनने के लिए नहीं कहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने उनका और मेरी महिला का अपमान किया। मुझे और क्या करना चाहिए? दक्ष ने कहा और ऊर्जा छोड़ते हुए अमोल की ओर बढ़ना जारी रखा। अमोल ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष के साथ क्या गलत था। भले ही वो गुस्से में था, लेकिन दक्ष बेहद मजबूत था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। तनवीर उत्साहित लग रहा था। दक्ष ने सिर्फ 7वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ा था और उसकी ताकत पहले से ही 700 गुना बढ़ गई थी, जो कि बुरा नहीं था। बूम बूम, ब्लीचेस हिंसक रूप से हिल गए, क्योंकि ऊर्जा की विशाल लहरें अमोल पर टूट पड़ी। दक्ष मृत्यु ऊर्जा छोड़ रहा था, जो उसके जीवन को खत्म कर रही थी। वो कुछ कदम पीछे हट गया और परेशान दिख रहा था। बस बहुत हो गया, सबके सामने सेलेस्टियल धीवर पैलेस का मजाक मत उड़ाओ, तनवीर ने उदासीनता से कहा। दक्ष ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली, लेकिन वो अभी भी उसे ठंडे तरीके से देख रहा था और उसने कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? भविष्य में तुम मेरा सम्मान करना बेहतर समझोगे। अगर तुम नाखुश हो तो शिकायत करने के लिए मास्टर ऋषिकेश से मिलो। उसने उसे कोई सम्मान नहीं दिया और उसे अपमानित भी किया। उसने सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मास्टर ऋषिकेश की सेवा की, इसलिए उसे गुस्सा करने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ता था। उदाहरण के लिए, एक महिला। तुम खुद को क्या समझते हो? दक्ष की आवाज और अपशब्द उसके सिर में गूंज उठे। अमोल ने गुस्से में आकर ऊर्जा को छोड़ दिया, लेकिन फिर उसने तनवीर को ये कहते सुना, बस बहुत हो गया अमोल, जो करना है करो। अमोल परेशान लग रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाया और अपनी ऊर्जा वापस से ली। वो अभी भी दक्ष को ठंडे अंदाज में देख रहा था और उसने कहा, दक्ष, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया। फिर बैंगनी कपड़ों वाले सम्राट निवेद ने कहा, वो लड़की दक्ष की है, इसलिए उसे दे दो, फिर बाकी लोगों को जाने दो। अमोल, युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। जी धन्यवाद मास्टर, दक्ष और अमोल ने एक साथ कहा। दीपांशी उदासीनता से मुस्कुराई। दक्ष ने उसे बचा लिया था। फिर दीपांशी और अन्य देवियां वहां से चली गई। हालांकि अमोल बहुत क्रोधित था और उसने उन्हें इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। अगली बार बेहतर होगा कि तुम परेशानी ना करो, बैंगनी कपड़ों वाले सम्राट निवेद ने कहा। ये छोटी दुनिया के लिए प्रतियोगिता थी। लाखों लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ असाधारण योद्धा वहां थे और दक्ष ने आश्चर्यजनक रूप से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। सौभाग्य से दक्ष मजबूत था, क्योंकि अगर वह कमजोर होता तो वो मौके पर ही मर जाता। निवेद ने दीपांशी को दक्ष को सिर्फ मास्टर ऋषिकेश को बदनाम करने के लिए दिया था। उसके पास उसे दक्ष को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो कुंवारी नहीं थी। अन्यथा तनवीर चाहता तो उसे पा सकता था। इस टकराव ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला।
इस समय सेलेस्टियल वर्धन पैलेस से एक शक्तिशाली योद्धा, जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहा था, खड़ा हुआ और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। सभी लोग चुप रहे और उसके बोलने का इंतजार करने लगे। बहुत से लोग उससे नाराज थे। सेलेस्टियल वर्धन पैलेस ने सम्राट वेदांत को उनके साथ बैठने के लिए कहा था। ये कितना अहंकारी था। हर कोई, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही नियम जानते हैं, वे हर बार एक जैसे ही होते हैं, उस योद्धा ने कहा। फिर सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के शक्तिशाली योद्धा ने सम्राट वेदांत की ओर रुख किया और मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट वेदांत, क्या हम शुरू करें? मेरी चिंता मत करो, बस जैसा तुम चाहो वैसा करो। सम्राट वेदांत ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के मजबूत योद्धा ने सिर हिलाया और कहा, 9 महान दिव्य महल प्रत्येक 9 लोगों को चुनेंगे, फिर कुल 81 लोग मंच पर आएंगे। तुरंत कुछ युवा लोग युद्ध के मंचों की ओर चल पड़े। सेलेस्टियल धीवर पैलेस की तरफ अमोल और अन्य लोग युद्ध के मंच की ओर भागे। उनके लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण था। यह निर्धारित करेगा कि छोटी दुनिया को कौन नियंत्रित करेगा और वे ड्रैगन रिज माउंटेन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जो संभवतः उन्हें भर्ती कर सकते हैं। सम्राट वेदांत, क्या आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करना चाहेंगे? सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के योद्धा ने सम्राट वेदांत से पूछा। प्रतियोगिता निष्पक्ष थी। प्रत्येक व्यक्ति को 8 अन्य सेलेस्टियल पैलेस के प्रत्येक योद्धा के खिलाफ लड़ना था। वहां से पहले 18 योद्धाओं का चयन किया जाएगा और रैंकिंग बनाई जाएगी। पहले योद्धा के पास 18 अंक होंगे, दूसरे के पास 17, 18वें के पास 1 अंक होगा। अंत में जिन 3 समूह के पास सबसे अधिक अंक थे, उन्हें अगले 10,000 वर्षों के लिए छोटी दुनिया पर नियंत्रण प्राप्त होगा। उन्होंने केवल 18 लोगों को ही लिया, क्योंकि वे केवल सबसे शक्तिशाली योद्धाओं पर ही विचार करना चाहते थे। इस समय हर कोई सोच रहा था कि सम्राट वेदांत के शिष्य विहान 18 अंक प्राप्त करेंगे और प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्य लोग भी रैंक प्राप्त कर सकते थे। तुम जाओ, सम्राट वेदांत ने अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति से कहा। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं करना चाहते थे। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और बीच में उड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसने किया, ये लड़ाइयां बहुत निष्पक्ष होने वाली थी और रैंकिंग सीधी होगी। उनमें से कई मजबूत युवा लोग हर जगह थोड़ी बहुत साधना का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से कुछ तो छोटी दुनिया में भी गए। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने मजबूत हो गए हैं। भीड़ ने सोचा। दक्ष ने उनकी तरफ देखा। उस समय छोटी सी दुनिया में उसने कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। इस बार दक्ष केवल देख सकता था। यह उसके लिए ये देखने का एक अच्छा अवसर था कि योद्धा कितने शक्तिशाली थे। उनमें से अधिकांश 8वें या 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा थे। 7वें स्तर के स्वर्गीय योद्धा आम थे। थोड़े समय बाद युद्ध शुरू हो गया। पहली लड़ाई सेलेस्टियल वर्धन पैलेस और सेलेस्टियल धीवर पैलेस के बीच थी। हालांकि वे अपनी इच्छा अनुसार आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। थोड़े समय बाद युद्ध शुरू हो गया। पहली लड़ाई सेलेस्टियल धीवर पैलेस और सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के बीच थी। हालांकि वे अपनी इच्छा अनुसार आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। अंततः सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के योद्धा ने जीत हासिल की, लेकिन वो घायल हो गया। वे दोनों 8वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा हैं, लेकिन वे 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को आसानी से हरा सकते हैं। दक्ष ने सोचा, 9 युवा लोग जिन्हें उनके संबंधित दिव्य महलों द्वारा चुना गया था, वे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। बेशक अगर वे 2 योद्धा शीर्ष 18 में आना चाहते थे, तो यह मुश्किल होगा। दक्ष ने छोटी दुनिया में जिन लोगों को देखा था, जैसे नीरज, वृषंत और अत्विक, उन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। दूसरी लड़ाई नीरज और 9वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा के बीच थी। नीरज ने सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की, जिसने आकाश को चीर दिया, जैसा कि अपेक्षित था। नीरज पिछली बार दक्ष द्वारा देखे जाने के बाद से अधिक शक्तिशाली हो गया था। जैसे जैसे लड़ाई चलती रही, भीड़ का आश्चर्य बढ़ता गया। हर एक को दूसरे सभी समूहों के योद्धाओं के खिलाफ लड़ना था, जिसका मतलब था कि अगर वे नहीं मरते, तो हर एक व्यक्ति को 73 बार लड़ना पड़ता। इसलिए लड़ाइयां कुछ समय तक चलने वाली थी। दक्ष ने लड़ाइयों को बहुत गंभीरता से देखा। लड़ने वाले बहुत से लोग विंध्याचल के प्रतिभाशाली लोगों जितने मजबूत नहीं थे। आखिरकार विंध्याचल प्रांत के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ पक्षी थे। अगर विंध्याचल प्रांत के मजबूत प्रतिभाशाली लोग युद्ध के मंच पर लड़ते, तो वे शायद बहुत से लोगों को चकित कर देते। बेशक उन लड़ाकों में ऐसे लोग भी थे जो प्रतिभाशाली थे, जैसे विहान। उसने 9वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और जब उनकी मुठियां टकराई तो उसका दुश्मन कुचलकर मर गया था। वह योद्धा सेलेस्टियल नागल पैलेस से था। हालांकि उनके लिए अपने लड़ाके को खोना दुखद था, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। 100 से ज्यादा लड़ाइयां हुई और फिर बाहर अंधेरा छा गया। सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के शक्तिशाली योद्धा ने सम्राट वेदांत की ओर देखा और कहा, मास्टर, क्या हमें आराम करना चाहिए? लड़ाई कल भी जारी रह सकती है। ठीक है, सम्राट वेदांत ने सिर हिलाते हुए कहा।
हालांकि अंधकार योद्धाओं को प्रभावित नहीं करता था, फिर भी आराम करना ड्रैगन रिज माउंटेन और 9 महान दिव्य महलों के युवा योद्धाओं के लिए दोस्त बनाने का एक अच्छा अवसर था। इसके बाद सेलिस्टियल वर्धन पैलेस के शक्तिशाली योद्धा ने सिर हिलाया और लड़ाई रोक दी। चलो वापस चलते हैं, तनवीर ने कहा। उन्होंने पहले दिन इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन तनवीर अभी भी खुश नहीं था। पहले दिन सेलिस्टियल वर्धन पैलेस के सबसे अच्छे नतीजे रहे। विहान सेलिस्टियल वर्धन पैलेस का एकमात्र मजबूत योद्धा नहीं था, उनके पास 2 अन्य योद्धा भी थे जो 18 अंक अर्जित करने की क्षमता रखते थे। विहान की रैंकिंग पहले से ही काफी ऊंची थी, इसलिए यदि सेलिस्टियल वर्धन पैलेस के 3 योद्धा इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो वे शीर्ष 18 में शीर्ष स्थान पर होंगे। सेलिस्टियल धीवर पैलेस से आए लोग ब्लीचर से चले गए और बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। बहुत से लोग बाकी बची लड़ाइयों को देखने के लिए बेताब थे। हालांकि दक्ष का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसने सेलिस्टियल धीवर पैलेस से लोगों के समूह का पीछा किया और पाया कि दीपांशी एक तरफ इंतजार कर रही थी। अमोल ने दीपांशी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मास्टर ने पहले ही मुझे दीपांशी दे दी है, दक्ष ने अमोल के सामने रुकते हुए कहा। अमोल ने अपनी आस्तीन चढ़ा ली और उन्हें अनदेखा करते हुए वहां से चला गया। दीपांशी, चलो चले, दक्ष ने कहा। उनके जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे तुरंत सेलिस्टियल धीवर पैलेस में वापस चले गए और दक्ष उसे अपने कमरे के अंदर ले आया। दक्ष, तुम, दीपांशी ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए दक्ष को अपनी खूबसूरत आंखों से देखते हुए कहा। वो निश्चित होना चाहती थी। वास्तव में, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। दीपांशी ने हल्के से मुस्कुराया। उसने ऐसा कैसे किया? दीपांशी, तुम मेरे बिस्तर पर सो सकती हो और तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकती हो, दक्ष ने कहा। वो अब अमोल का दुश्मन था और वो दक्ष और दीपांशी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। दीपांशी इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए अगर अमोल उसके साथ कुछ करना चाहता तो दक्ष के बिना उसके पास कोई मौका नहीं होता। दक्ष ने दीपांशी को जैद सम्राट के महल में छिपाने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति विशेष थी। उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए था। अगर दीपांशी गायब हो गई तो वे सोचेंगे कि उसके पास कोई विशेष वस्तु है। दीपांशी शर्मा गई। भले ही दक्ष ने कहा कि उन्होंने प्यार किया था, लेकिन ये सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए था। अब वे एक ही कमरे में थे और दक्ष चाहता था कि वो उसके बिस्तर पर सोए। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और लेट गई। दक्ष बिस्तर के सामने बैठ गया। दीपांशी एक अच्छी और दयालु लड़की थी। दक्ष सोच रहा था कि वो उसे कैसे बचा सकता है। ताकत, हमेशा अधिक ताकत, दक्ष ने कहा। दक्ष ने फिर से सपने देखने और वहां साधना का अभ्यास करने का फैसला किया। उसे और अधिक मजबूत बनना था। रात शांत और शांतिपूर्ण थी। इस शांत रात के दौरान किसी समय एक काला साया दिखाई दिया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि वे नियंत्रित हैं, इसलिए मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता, काले सिलहुट ने सोचा। हालांकि वह आंगन में कुछ लोगों को देखकर हैरान था। काली छाया ने भौहें सिकोड़ी। अमोल और रमाकांत हंसते हुए चल रहे थे। वे जल्द ही आंगन से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वो छाया चुपचाप अंदर चली आई और दक्ष के कमरे की ओर चली गई। इधर अमोल ने पलटकर हंस दिया। दक्ष ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की थी, इसलिए अब वो दक्ष को समझाएगा कि धीवर परिवार का खून होने का क्या मतलब है। दीपांशी को भी इसका पछतावा होने वाला था। दक्ष के कमरे से कुछ ही दूरी पर वो काली छाया नीचे झुकी हुई थी। तभी उसने देखा कि कोई दक्ष के कमरे के बाहर रुका और कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ी। स्वप्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उद्धरण चिन्ह, काली छाया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसने जो व्यक्ति देखा वह एक स्वप्न योद्धा था। उद्धरण चिन्ह। इस पल छाया हैरान थी। कुछ दक्ष के कमरे की ओर रेंग रहा था। दिलचस्प, छाया ने धीमी आवाज में हंसते हुए सोचा। ये रात दिलचस्प होने वाली थी, जीवन का सपना। दक्ष के कमरे के बाहर किसी ने कहा। स्वप्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा दक्ष के कमरे में घुस गई और यह मौन और अदृश्य दोनों थी। जो चुपके से आगे बढ़ रहा था, उसने दक्ष के कमरे का दरवाजा खोला और दक्ष को देखा। वो बैठा हुआ था और आराम से दिख रहा था। वो व्यक्ति ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उन्होंने उसे 7वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा से निपटने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने दक्ष को ज्यादा आंका था। बेशक अमोल को बस कोई ऐसा चाहिए था जो चुप और अदृश्य रह सके। उसने जो हत्यारा भेजा था वो दक्ष को सुला सकता था और फिर उसे आसानी से मार सकता था। हमेशा के लिए सो जाओ, उस योद्धा ने कहा। हालांकि इस पल वह हैरान था। बूम, उद्धरण चिन्ह। एक भयानक ताकत ने तुरंत उसके सीने को छेद दिया। फिर एक हाथ ने दक्ष को पकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया। स्वप्न योद्धा अचंभित रह गया। यह एक सम्राट था जो पृथ्वी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जानता था। सम्राट ने पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल्दी से दीपांशी पर नजर डाली और फिर चले गए। ऐसी महान चीजें हो रही थीं और बहुत जल्दी सेलिस्टियल धीवर पैलेस के मजबूत योद्धा जल्द ही भाग कर आएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, उनके जाने के बाद कई शक्तिशाली योद्धा दक्ष के कमरे में आए और उसे गायब पाया।
बैंगनी कपड़ों वाला सम्राट निवेद गुस्से में दिख रहा था। दक्ष को उनके ही इलाके में अगवा कर लिया गया था। ऐसा करने की हिम्मत किसमें थी? निवेद ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाते हुए कहा, अमोल, यहाँ आओ। इस समय सम्राट अजिंक्य और दक्ष दूरी में दिखाई दिए। चाहे कुछ भी हो, वो दक्ष को बचाना चाहते थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि दक्ष नियंत्रित है या नहीं, वो बाद में पता लगाएंगे कि क्या करना है। सम्राट अजिंक्य दक्ष को बचाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष अभी भी क्यों सो रहा था। दक्ष, उद्धरण चिन्ह, सम्राट अजिंक्य ने कहा। हालांकि दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सम्राट अजिंक्य ने भौहें सिकोड़ी और दक्ष को हिलाया, लेकिन ये बेकार था। सम्राट अजिंक्य अब चिंतित थे। दक्ष सामान्य रूप से सांस ले रहा था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो सो रहा था। क्या ये हो सकता है? सम्राट अजिंक्य को पता नहीं था कि जब वो उड़ रहे थे तो एक छाया उनका पीछा कर रही थी। वो छाया पूरी तरह से अदृश्य थी, और भले ही सम्राट अजिंक्य एक शक्तिशाली सम्राट थे, फिर भी वो उस व्यक्ति की उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। धीरे धीरे बाहर सब कुछ साफ हो गया। सुबह हो गई। फिर दूसरे दिन की लड़ाई जारी रही है। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि योद्धा पहले दिन की तुलना में और भी अधिक मजबूती से लड़ रहे थे। निवेद ने सोचा कि दक्ष के गायब होने का कुछ संबंध अमोल से है। हालांकि वो अभी भी उस पर आरोप नहीं लगा सकता था। आखिरकार अमोल के पास धीवर परिवार का खून था। वो बस मास्टर ऋषिकेश को स्थिति के बारे में बताएगा। इधर दक्ष अभी भी सो रहा था और सम्राट अजिंक्य वास्तव में एक डॉक्टर को खोजने की जल्दी में थे। वे 9 महान दिव्य महलों के बीच थे। वहां एक समाधान होना चाहिए था, मेडिसिनल किंग्स पैलेस। दूसरे दिन की लड़ाई खत्म हो गई और लोग फिर से चले गए। मेडिसिनल किंग्स पैलेस के लोगों के सामने एक छाया आई, जो किसी को अपनी पीठ पर उठाए हुए थी। ये दक्ष था। मास्टर, मुझे मेडिसिनल किंग्स पैलेस के बुजुर्गों से मिलना है, सम्राट अजिंक्य ने कहा। उनमें से एक ने भौहें सिकोड़कर सम्राट अजिंक्य से ठंडे स्वर में पूछा, आप कौन हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं? सम्राट अजिंक्य ने शांति से कहा, मुझे किसी को बचाने के लिए किसी बुजुर्ग से मिलना होगा। उस युवक ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और उदासीनता से कहा, हम अजनबियों को ठीक नहीं करते, अभी चले जाओ। हालांकि सम्राट अजिंक्य ने पीछे नहीं हटते हुए उनकी ओर चलना जारी रखा। मेडिसिनल किंग्स पैलेस से आए लोगों ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अब चले जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? हालांकि सम्राट अजिंक्य रुके नहीं, वो और भी तेजी से आगे बढ़ते रहे। जब उन्होंने देखा कि वो उनकी धमकी को अनदेखा करके आगे भाग रहे हैं, तो उन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सम्राट अजिंक्य एक दरवाजे के बाहर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अपनी ईश्वरीय चेतना को मुक्त किया। उन्होंने अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा को पाया। मास्टर, कृपया किसी को बचाने में मेरी मदद करें, सम्राट अजिंक्य ने कमरे के प्रवेश द्वार पर झुकते हुए कहा। वो जानते थे कि यह अशिष्टता थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो दक्ष को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। किसी ने दरवाजा खोला। वो सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। तुम बहुत दुस्साहसी हो, बूढ़े आदमी ने सम्राट अजिंक्य और दक्ष की ओर देखते हुए ठंडे अंदाज में कहा। हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति ने उसके कमरे का निरीक्षण करने की हिम्मत की थी। घुटने टेक दो, बूढ़े आदमी ने कहा। सम्राट अजिंक्य ने एक लंबा चेहरा बनाया, लेकिन फिर भी घुटने टेक दिए और कहा, मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दे, मुझे वास्तव में किसी को ठीक करने के लिए आपकी आवश्यकता है। फिर सम्राट अजिंक्य ने एक अंगूठी निकाली और बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने अंगूठी का निरीक्षण किया और सम्राट अजिंक्य से कठोरता से कहा, तुम ढीठ और असभ्य हो, मैं तुम्हें सजा देने के लिए यह अंगूठी रख लूंगा, अब चले जाओ। सम्राट अजिंक्य ने अचानक अपना सिर उठाया और चिल्लाते हुए कहा, मास्टर, चले जाओ, बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। अब वो भयानक दमनकारी ऊर्जा छोड़ रहा था। अलविदा, बूढ़े आदमी ने कहा। सम्राट अजिंक्य के घुटनों के नीचे जमीन हिल गई, विस्फोट हुआ और सम्राट अजिंक्य और दक्ष दूर फेंक दिए गए। सम्राट अजिंक्य और भी उदास हो गए। वो दक्ष की समस्या को कैसे हल कर सकते थे? अगर मेडिसिनल किंग्स पैलेस के योद्धा मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर सम्राट अजिंक्य चले गए। इस समय छाया ने उनका पीछा करना जारी रखा और आह भरते हुए कहा, वो वास्तव में उस व्यक्ति को बहुत महत्व देता है। मुझे आश्चर्य है कि वो उसके लिए कौन है। जब वे जा रहे थे तो छाया सम्राट अजिंक्य के सामने प्रकट हुई। सम्राट अजिंक्य ने अचानक देखा कि काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उनके सामने आ रहा है। वह चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की उपस्थिति को अपने पास आने से पहले महसूस नहीं किया था। उसे मेरे हवाले कर दो, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने सम्राट अजिंक्य से उदासीनता से कहा। लेकिन क्या सम्राट अजिंक्य ऐसा करेंगे? यहाँ एक गोली है, यह आपको ठीक कर सकती है, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने सम्राट अजिंक्य को एक गोली देते हुए कहा। सम्राट अजिंक्य को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने गोली स्वीकार कर ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह जानते थे कि वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, इसलिए अगर वे उसे मारना चाहते हैं तो उन्हें जहर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
सम्राट अजिंक्य उस गोली को खाने के बाद लाल हो गए और उनके शरीर में बदलाव आने लगे। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। अब उसे सौंप दो, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, जो अब सम्राट अजिंक्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बचा सकेंगे, सम्राट अजिंक्य ने कहा। सम्राट अजिंक्य भावुक हो गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष को उसके हवाले कर दिया। चिंता मत करो, उस व्यक्ति ने गायब होने से पहले सम्राट अजिंक्य से कहा। सम्राट अजिंक्य अचंभित रह गए। अब वो क्या कर सकते थे? मुझे आश्चर्य है कि वो व्यक्ति कौन है, सम्राट अजिंक्य ने कहा। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर अगस्त्य दक्ष की मदद क्यों कर रहा था? आखिर अगस्त्य वास्तव में कौन था? आखिर अगस्त्य दक्ष को लेकर कहां चला गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉन इन मार्शल वर्ल्ड, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। और सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।